अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुलजार हिजरी सेक्टर 29A में, जो कि स्कीम 33 के अंदर वाक़ है। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम मिर्ज़ा एस्टेट लिंकर्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब जावेद आरिफ साहब, जो कि CEO है मिर्ज़ा एस्टेट एंड लिंकर्स, और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी के डायरेक्टर मीडिया सोशल अफेयर्स हैं। समाजी कामों में भी पेश रहते हैं। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुना खैर? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम थोड़ा तो डाउन था, अब बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? हमने ये स्टार्ट किया था 2009 से स्टार्ट किया था। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? अभी इसमें वर्किंग की जा सकती है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और रिहाइश के लिहाज से भी बेहतर है। अभी यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट या फिर प्लॉट वगैरह की कीमतें क्या चल रही हैं? मकान की अगर प्लॉट की लिया जाए तकरीबन आपका 1 से लेके, जहाँ पे रिहाइश आप करते हैं 1 से लेके और तकरीबन 3 तक के दरमियान में आपको प्लॉट को मिलेगा। और मकान तकरीबन आपको 2.5 से लेके और 5.5-6 तक के पड़ेगा। और फ्लैट जो है आपका 75 लाख से लेके और 2.5 करोड़ तक के उसमें। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? और यहाँ के अलावा स्कीम 45 में तहसील टाउन में करते हैं, बहरिया पे करते हैं, DHA पे करते हैं, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन के इलाके से करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेजी देखने में आई? तेजी आई थी। अब थोड़ा सा इसमें लोगों को ड्रॉबैक्स ये आया हुआ, जो प्राइस लिस्ट और अमाउंट डली हुई होती है उसमें और एक्चुअल अमाउंट में बहुत फ़र्क होता है। जो फिजिकली जो होती है ज़मीन रेट देता है, उन्होंने फेक, बहुत से हमारे भाइयों ने उनको फेक रेट डाले होते हैं, वो इसलिए कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिहाज से, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब वो ऑन ग्राउंड आते हैं तो वो रेट जो है बिल्कुल चेंज होते हैं। अच्छा, क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? थोड़ा फर्क पहले हमारे से फर्क आता है, जो भी चीज़ ने पहले ली था मकान और अब तो फर्क है ना, कि कॉस्ट के लिहाज से फर्क आ गया, प्लॉट के रेट में फर्क आ चुका है। जैसे नए मकान में उसमें थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? सबसे मेन जो किरदार होता है ब्रोकर ही का होता है। जब आप कोई चीज़ लेने के आते हैं तो आपको चीज़ का तो पता नहीं कि ये चीज़ कहाँ कौन क्या बेच रहा है, तो फिजिकली या आपको जो बताने के लिए गाइड करने के लिए तो ब्रोकर ही होगा आपको फ्रंट पे होता है, और आपको गाइड करता है कि किस तरह से कहाँ पे चीज़ लें आप, कौन से आपके लिए बेहतर है, ये किस रेट में होनी चाहिए, किस लिहाज से आप गाइड पे डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से आपको गाइड करता है। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट पर लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेनली तो जब आप प्लॉट करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में देखना चाहिए कि ये किसके डॉक्यूमेंट क्या है, किस पोजीशन में है, ट्रांसफर है तो ट्रांसफर में प्लॉट की क्या डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लीज है तो लीज के सब लीज हुई है, सेल लीज तो लीज की कंडीशन क्या है, ओरिजिनल उस पर है, कितने साल पुरानी लीज रहेगी वो देखें। और फिर फिजिकली जब भी कोई चीज़ आप खरीदें तो आप जो है मेन ये है कि फिजिकली जाके देखेंगे वह है क्या पोजीशन। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? मिर्ज़ा एस्टेट लिंकर्स जो है ऐसे, उसमें जो पहले तो कोशिश होती है कि हम उसको सॉर्ट आउट करें, कोशिश करें ये डील जो है वो जो है फाइनलाइज हो, और इनकेस अगर कोई होता है तो उसके लिए क्या वो चीज़ वापस कर देते हैं, क्योंकि उनकी अमानत होती है और उन्हें वापस कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कीम 33 का इलाका कैसा है? अभी स्कीम 33 इस वक्त बहुत अच्छी है। अगर आप परचेजिंग जिसको भी करनी है तो अभी बेहतर टाइम है। अभी जो जितनी मार्केट नीचे होनी थी वो हो चुकी है, इंशाल्लाह इसमें अभी मार्जिन बाकी है। तो स्कीम 33 में अभी जिनको रिहाइश करने के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अभी बहुत अच्छा मौका ले सकते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटीज़ अच्छी, यहाँ पे डेवलप्ड भी है और रिहाइश के लिहाज से किया जा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के दो खरीदार हों और दोनों ही बजीतों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? चीज़ तो एक ही है, नसीब के लिहाज से कोशिश करते हैं आप बेचने वाला है वो आपकी जिसकी डील के अंदर आ जाए। कोशिश होती है जो बेहतर क्या, वरना उनको अल्टरनेट कोई हम दूसरी चीज़ बताते चाहिए, इसके मामले आप दूसरी चीज़ ले लें। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़मीन मिट्टी है और आपकी ज़मीन सोना है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब मार्केट चढ़ी हुई होती है तो उस वक्त वो देने के लिहाज से नहीं होते, तो समझते हैं हमारी ज़मीन बढ़ी हुई है, जब कुछ है सब कुछ है। अब जब आप खुद बेचने के लिए आते हैं, मार्केट डाउन हो चुकी है, जैसे अभी करंट पोजीशन है, अब आपसे 6 महीने पहले अगर आप लोग बेचने के लिए आए थे, लोग कर रहे थे कि आप बेचने आए, किसी बेचना तो लोग नहीं करते रहे। अब मार्केट डाउन हुई तो अब जब आते हैं बेचने के लिए तो जाहिर बात है मार्केट स्लो हो जाती है, तो वो कहते हैं यार अब तो उस वक्त तो ये चीज़ 1 करोड़ की थी और अब आप उसको 50 लाख बता रहे हैं। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मेनली जो प्रॉब्लम आती है तो आती है पॉलिसीज़ की। वो पॉलिसीज़ जो है अभी कोई आज एक रह जाए तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ और होती है, प्राइस रेट वगैरह उनके जो चार्जेस वगैरह कुछ और होते हैं, वो चेंज हो तो पार्टी की तो आपने बात की, क्योंकि आपको ये चीज़ करने प्रोसेस होने में तकरीबन किसी भी लीज है उसके 1.5 से 2 महीने कम मिनिमम लगता है। तो वो रेट जो है अब आप पार्टी को बोले तो पार्टी कहेगी तो इसमें चार्जेस ही नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग जो होते हैं, पोस्टिंग जो रहती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आज कल ये स्कीम 45 तहसील टाउन में
आए महीने 2 महीने 3 महीने के बंदे चेंज होते रहते हैं, उनकी नई पॉलिसी आती रहती है। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो एजेंट्स वगैरह की जो कमीशन वगैरह का है या डॉक्यूमेंटेशन का है, उसके लिहाज से उनको करना चाहिए। हमारे जो एजेंट हजरात हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको भी टैक्सेबल उसमें आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट करे। पाकिस्तान से हट के कहीं दूसरे ममालिक में जाते हैं आप, तो वहाँ पे जो है उन्होंने फिक्स किया डॉक्यूमेंट, एक क्लाइंट है वो एक के पास गए तो एक के पास रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद वो कहीं पे वर्किंग करता है, उसकी जो पॉलिसी है डॉक्यूमेंटेशन का उस पूरी जिम्मेदारी फिर एजेंट की होती है, फिर कमीशन का भी उनका वो फिक्स हुआ होता ही है। आमतौर पर आप लोगों को बिल्डर प्रोजेक्ट में ज़्यादा फायदा होता है या फिर जो आप लोग रेगुलर चीज़ें बेचते हैं उसमें? रेगुलर में ज़्यादा हुआ है, बिल्डर के लिहाज से थोड़ा सा फर्क आता है कि टाइमिंग्स वगैरह का शेड्यूल के लिहाज से वो चेंजिंग वगैरह होती है। सोसाइटीज़ हैं, ये नॉर्मल ज़मीन है तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिल गया, आपने उसमें खरीद लिया। उसमें ये होता है हिडन चार्जेज होते वो पता नहीं होते, फिर एंड में जाके लोगों को परेशानी होती है। या 5 साल का कहा जाता होता है वो 6, 7, 8 साल हो जाते हैं, तो इसलिए रियल एस्टेट का काम शुरू करने के लिए अमूमन कितना सरमाया दरकार होता है? आप छोटे स्टेज भी कर सकते हैं आपको, लेकिन लो हाँ होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी के अगर डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, पेपर्स कैसे होने चाहिए, कौन सी जगह सही है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए, कहाँ पे दिलवाना चाहिए, वहाँ के जैसे ये स्कीम 33 में सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी सही है, किसमें लेना चाहिए, किसी के डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, कहाँ डबलिंग का मसला है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। कराची जैसे शहर के अंदर एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? बना ज़्यादा दिया गया है, मुश्किल वैसे नहीं है क्योंकि रेटों में जो है फ्लक्चुएशन है कुछ ज़्यादा ही है। जो चीज़ 100 रुपये की उसको 1000 रुपये में जाके खड़ा कर देते तो आम आदमी की तरह से प्रॉब्लम आती है। चीज़ें एक्चुअली उस रेट की और उतनी अमाउंट की होती नहीं है, लेकिन हम खड़ा उसको चक्कर क्योंकि डिमांड जो बढ़ जाती है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। 2 साल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई भी है, लेकिन उम्मीद है इसमें मार्जिन है, बढ़ेगा। इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन कराची के अंदर क्या फ़ाल किरदार अदा कर रही है, और आप माशाल्लाह मतलब उसके डायरेक्टर मीडिया सोशल अफेयर्स भी हैं, तो उस हवाले से ज़रा आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। IPCH को बने में 2009-10 में बनी थी और उस वक्त से लेके अभी तक जो है उन्होंने जैसे चैरिटी के बहुत से काम किए, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में भी किए। इंटीरियर सिंध में उन्होंने मस्जिदों का हैंड पंप वगैरह लगाए हैं, थर में लगाया है, और दूसरे एरिया से बदीन वगैरह में इन्होंने मस्जिदें और उसके लिहाज से काम किया है। कराची में कोविड वगैरह प्रॉब्लम आया था तो उसमें राशन वगैरह का लोगों ने किया था। जौम कश्मीर के लिहाज से 14 अगस्त के लिहाज से 23 मार्च के लिहाज से हमारे मुख्तलिफ इवेंट होते रहते हैं, सेमिनार्स होते हैं हमारे खानगी के लिहाज से, बैनुल मज़ाहिब के लिहाज से। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? और थोड़ा टाइम होता है उसके लिहाज से, उसको मैनेज करना पड़ता है, फैमिली को भी करते हैं। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? अच्छा लगता है, अल्लाह का करम है, उसकी दी हुई इज़्ज़त है, उसी के है, अल्लाह का शुक्र है, और लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, हमसे हमारे पर एतबार करते हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें? थोड़ी सी परेशानी का वक्त है लेकिन ये गुजर जाएगा, उम्मीद अल्लाह से उम्मीद रखे, इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ग्रोथ है, पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी वक्त गुजर जाएगा ये। मैं जनाब जावेद आरिफ साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिर्ज़ा एस्टेट के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।